सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, हमने लेसन नंबर 11 वस्त्र परिसज्जा के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था। अब हम आगे का लेसन देखते हैं। पॉइंट है कपड़ों की रंगाई और छपाई। तो हम इसमें देखेंगे कि कपड़ों की रंगाई किस तरह से की जाती है, उनकी छपाई किस तरह से की जाती है। देखो, रंगाई यानी होता है कपड़ों को रंगना, और छपाई यानी उस पर कुछ छापे से या छापे के जरिए उस पर कुछ छापना या उस पर डिजाइन बनाना होता है। तो हम इसको अब पढ़ते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको रोज़ साधारण सफ़ेद ड्रेस या एक ही प्रिंट की कमीज पहननी पड़े तो क्या होगा? जी नहीं। यानी अगर हमें एक जैसी ड्रेस ही पहननी पड़े तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कल्पना मात्र हमें परेशान कर देती है। यानी यह सोचना कि हमें एक जैसी ड्रेस पहननी पड़े तो ये हमें, इसकी जो कल्पना है वही हमें परेशान कर देती है। हम रंग, प्रिंट या डिज़ाइन में विविधता के बिना अपने कपड़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें रंग और प्रिंट और डिज़ाइन की विविधता के बिना हमें कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। बाजार में विभिन्न वर्णों तथा रंगों में, छोटे व बड़े प्रिंटों में, बहुत सुंदर रूप में बहुत बने हुए रंग बिरंगे डिज़ाइन उपलब्ध है। ये सभी रंगाई और छपाई के कारण बाजार में उपलब्ध है। रंगाई और छपाई कपड़े के उपरूप में सुधार लाती है और रंगों को डिज़ाइन के माध्यम से हमारे कपड़ों में विविधता आती है। हम कपड़े के रंग, प्रिंट तथा उसकी बुनाई के आधार पर एक कपड़े को दूसरे से अलग कर पाते हैं। तो कपड़े में जो रंग होते हैं, प्रिंट होती है, उसकी जो बुनाई होती है, उसके आधार पर ही हम एक कपड़े को दूसरे कपड़े से अलग कर पाते हैं। टेक्सटाइल परिसज्जा के लिए प्रयोग होने वाले रंजकों के प्रकार। तो देखो, रंजक होते हैं रंग। तो जो टेक्सटाइल परिसज्जा होती है, जो कपड़ों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसकी परिसज्जित करने के लिए जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसके प्रकार किस किस तरह के होते हैं वो देखेंगे। रंजक रंग करने का पदार्थ है जिसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई और प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। रंजकों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये किया जाता है प्राकृतिक तथा कृत्रिम। तो रंजक जो है रंग है, कुछ प्राकृतिक रंग होते हैं और कुछ कृत्रिम रंग होते हैं। प्राकृतिक रंजक वे रंजक है जिसका प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। इन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जो भी प्राकृतिक स्रोत है उसी से इन रंजकों को प्राप्त किया जाता है, जैसे वनस्पति, पशु तथा खनिज। ये पर्यावरण सहिष्णु होते हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते, और ये जल भूमि को प्रदूषित नहीं करते। इन रंजकों के अवशिष्टों को खेतों में उर्वरक के रूप में भी उपयोग अब किया जा सकता है। तो जो ये रंजक बनते हैं तो उनके जो अवशिष्ट बच जाता है, जैसे कि जो पशु है, वनस्पति है या खनिज है, उनसे जो रंग तैयार किया जाता है, और फिर जो बाद में जो इसका अवशिष्ट बच जाता है तो उनको खेतों में जो खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है। किंतु प्राकृतिक रंजकों से रंगाई की प्रक्रिया धीमी, कठिन तथा अधिक महंगी होती है। पौधों से प्राप्त होने वाले प्रमुख रंजक है हल्दी, मेहंदी, मजिस्टा, नील तथा लाख। टायरियन पर्पल रंजक को पशु स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो एक टायरियन पर्पल रंजक होता है जिसको पशु स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, वो जो पशुओं से प्राप्त होता है। खाकी रंजक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। अब है कृत्रिम रंजक। तो कृत्रिम रंजक होते हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इन रंजकों को रसायनों की सहायता से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया तथा व्यवहार में भिन्न होते हैं। कृत्रिम रंजक की कुछ प्रसिद्ध श्रेणियां हैं। सौते रंजक, आधारभूत अम्लीय, परिक्षिप्त, एजो वेट तथा प्रतिक्रियात्मक रंजक। ये रंजक अत्यधिक प्रदूषण तथा त्वचा में एलर्जी आदि समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो है रंजक है वो रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ रंजक जैसे कि एजो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध भी है। कृत्रिम रंजक का प्रयोग अत्यंत सरल होता है तथा इनका रंग प्राकृतिक रंजकों से अधिक पक्का होता है। ये अधिक चमकदार तथा अनेक रंग उपलब्ध कराते हैं। रंजकों का प्रयोग। अब देखते हैं रंजकों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यानी जो तंतु है, कपड़े है, वस्त्र है, उनको कैसे रंगा जाता है। जब हम बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि बाजार में न केवल कपड़े ही विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं, बल्कि सिलाई के धागे, बुनाई के धागे तथा ऊन आदि भी विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं, विभिन्न तरह के कपड़े खरीदते हैं, तो हम देखेंगे जो सिलाई के धागे हैं या बुनाई के धागे या ऊन है वो भी विभिन्न तरीके से उपलब्ध होते हैं। तो कपड़े ही नहीं हैं, अलग अलग रंगों में कपड़े ही उपलब्ध नहीं होते, हमें ये जो धागे हैं, बुनाई के धागे हैं या ऊन के धागे, वो भी अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में रंजक की प्रक्रिया या का प्रयोग तंतु, सूत या कपड़ा निर्माण स्तर पर किया जाता है। तो जो रंजकों का प्रयोग है वो जो टेक्सटाइल क्षेत्र होता है, जहाँ कपड़ा निर्माण का जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो रंजक का प्रयोग है वो तंतु के रूप में, सूत या कपड़ा निर्माण के स्तर पर किया जाता है। विभिन्न स्तर जिन पर टेक्सटाइल का रंजक किया जाता है उसमें शामिल है
तो किस किस तरह के रंजक शामिल है, तो हम देखते हैं ना, वो जो है कपड़े को ही नहीं रंगते, पहले उसके जो तंतु होते हैं, हमने तंतु के बारे में पढ़ा, सूत के बारे में पढ़ा, तो उसको भी वो रंगा जाता है। तंतु स्तर, हालांकि इस स्तर पर सभी प्रकार के तंतुओं की रंगाई की जाती है, किंतु यह पद्धति मानव निर्मित तंतुओं के लिए अधिक लोकप्रिय है। इसमें रंगाई एक सी होती है तथा रंग भी पक्के होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान रंग युक्त तंतुओं की व्यापक बर्बादी होती है। तो जो रंग युक्त तंतु होती है उसकी इसमें व्यापक बर्बादी होती है। सूत तंतु, करघे में कताई के पश्चात तंतुओं पर रंग चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से जब इन्हें उसी रूप में बेचा जाना होता है। बुनाई की ऊन तथा सभी प्रकार के धागे, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया आदि की रंगाई इसी स्तर पर की जाती है। कपड़ा स्तर, कपड़ा उद्योग में अधिकतर रंगाई इसी स्तर पर की जाती है और कपड़े को एक स्थूल रंग में रंगा जाता है। इससे कपड़े पर समान रंग चढ़ता है। तो कपड़े जो है उस पर जो रंगाई की जाती है वो एक स्थूल रंग में की जाती है, एक जैसे रंग में की जाती है, ताकि कपड़े पर समान रूप से रंग चढ़ता हो। इस स्तर पर रंग का मिलान आसान होता है। यह पद्धति मिश्रित कपड़े की रंगाई के लिए भी उपयुक्त है। दो तंतुओं को मिश्रित करके मिश्रण तैयार किया जाता है, तत्पश्चात उससे सूत या कपड़ा बनाया जाता है। तो मिश्रित कपड़े का मतलब ये होते हैं कि जो अलग अलग तरह के तंतु होते हैं उनको मिलाया जाता है और उससे फिर कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उससे ही मिश्रित कपड़ा कहते हैं। वस्त्र रंगाई, तो हमने देखा कि तंतु को भी रंगा जाता है, धागों को रंगा जाता है और इसके बाद में वस्त्रों को रंगा जाता है और कपड़े के स्तर पर भी रंगाई होती है। कई बार इस स्तर पर भी रंगाई की जाती है, अर्थात वस्त्र की सिलाई के पश्चात। तो कपड़े की रंगाई यानी जो बिना सिला हुआ कपड़ा रंगना, और वस्त्र रंगाई का मतलब होता है सिलने के बाद उसको रंगना। तो अर्थात वस्त्र की सिलाई के पश्चात उसकी रंगाई की जाती है। इसे पीस रंगाई भी कहा जाता है। चूँकि यहाँ वस्त्र की रंगाई होती है इसलिए इसमें कपड़े की बर्बादी नहीं होती, किंतु इस प्रक्रिया में वस्त्र में रंगाई समरूप नहीं होती। तो देखो, जो वस्त्र सिलने के बाद जब उसमें रंगाई की जाती है तो कई मर्तबा क्या होता है कि जो चुन्नट वगैरह होते हैं उसके नीचे रंगाई नहीं होती, उसमें नीचे रंगाई फीकी होती है। विशेष रूप से सीम है, प्लेट है तथा चुन्नटों में के आसपास, तो वहाँ पर रंगाई जो है एक जैसी नहीं हो पाएगी। यदि आपके पास रंगा हुआ वस्त्र है तो उसकी प्लेट या चुन्नट खोल के देखें, आप देखेंगे कि सीम के भीतर वाला भाग कुछ हल्का या गहरा होगा और यह रंगाई के लिए कपड़े की स्थिति व समय पर निर्भर करता है। सजावटी रंगाई, आपने साधारण रंगाई के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब रंगाई की प्रक्रिया एक भिन्न डिजाइन प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट रूप से की जाती है, तो देखो जब रंगाई की प्रक्रिया है जो कुछ अलग अलग डिजाइन प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से की जाती है, तो इसे सजावटी या प्रतिरोधी रंगाई कहते हैं। सजावटी रंगाई के लिए प्रतिरोध शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इन तकनीकों में विशिष्ट स्थानों पर कुछ प्रतिरोध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध यानी किसी स्थान पर अगर रंगाई नहीं करनी है तो वहाँ कुछ प्रतिरोध यानी उस रंगाई के जिन स्थान पर रंगाई नहीं करनी है उसको रोकने के लिए, यानी वहाँ रंग ना चढ़े, तो वहाँ पर प्रतिरोधक पदार्थ जैसे कि धागा है, सूत या वैक्सीन वहाँ पर लगाई जाती है ताकि रंगाई के दौरान उन पर रंग न चढ़े। इस तकनीक से अनेक सुंदर डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। सजावटी या प्रतिरोधी रंगाई की दो सर्वाधिक लोकप्रिय तकनीकी है, पहला है बंदेज और दूसरा है बोटिक। अब हम बंदेज और बोटिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। बंदेज, जिसको टाई एंड डाई भी कहते हैं, बंदेज में कपड़े के चुनिंदा भागों में रंग के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में धागे का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा बंदेज जो है छोटी छोटी चुन्नटें उसमें धागे से बांधी जाती हैं ताकि वहाँ पर रंग ना चढ़े। बनाए जाने वाले डिजाइन के आधार पर कपड़े के चुनिंदा भागों को धागे से बांधा जाता है। बंदेज तकनीक का प्रयोग करके डिजाइन बनाने के अनेक तरीके हैं। ये तरीके हैं, पहला है गोला बनाना या मार्बलिंग। कपड़ा लीजिए और उसे घुमाकर या मोड़कर गोला बना लीजिए। अव्यवस्थित रूप से कपड़े को विभिन्न स्थानों पर बांध लीजिए। अब कपड़े पर रंगाई करें। सूखने के पश्चात इसे खोल ले। रंगाई किए गए इस कपड़े पर मार्बल का प्रभाव होगा। मार्बल का प्रभाव यानी उस कपड़े को ऐसे घुमा के बांध लिया जाता है, तो जहाँ जहाँ ये बंधा हुआ होगा, जहाँ पर भी बंधा हुआ होगा वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा। तो ये किसके आधार पर दिखाया जाता है? रंगों किए गए इस कपड़े पर मार्बल का प्रभाव दिखाई देता है। बांधना या बाइंडिंग करना, कपड़े, दुपट्टे, मेजपोश या चादर को एक बिंदु से उठाकर समान दूरी पर धागे से बांध ले। तो अब देखो इस चित्र में बता रखा है कि समान स्तर पर इसको बांधा जाता है। अब यह गांठ बांधना, डिजाइन के अनुसार कपड़े पर गांठ बांध ले और फिर रंगाई करे। तो जहाँ जहाँ पर गांठें बंधी हुई है वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा। तह लगाना, कपड़े को मेज पर सीधा रख ले
इसकी लंबाई वार दिशा में प्लेट बनाकर तह बना ले। रंगाई के बाद चौड़ाई वार रेखा प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप दूरी पर धागे से बांध ले। खड़ी रेखाएं प्राप्त करने के लिए कपड़े की सलवटें या कपड़े की प्लेटें बनाकर उसकी चौड़ाई वार तह बनाएं। तिरछी रेखाएं प्राप्त करने के लिए कपड़े को एक कोने से विपरीत दिशा में तिरछे घुमाएं और समान दूरी पर बांध लें। अब एक खूंटी बांधना। आप डिजाइन बनाने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में खूंटी या चिमटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े की तह लगाएं और नियमित दूरी पर खूंटियाँ या चिमटियाँ बांध लें। तो क्या करते हैं, जहाँ पर खूंटियाँ और चिमटियाँ बांधी गई है वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा। ट्रिक, कपड़े पर कच्चे टाँकों से डिजाइन बनाएं और फिर धागे को खींचे और उसे बांधकर रंग दें। बंदेज या टाई एंड डाई कपड़े। गुजरात में पटोला तथा राजस्थान में बांधनी भारत में प्रयोग होने वाली बंदेज की दो लोकप्रिय परंपरागत रंगाई तकनीकी है। तो गुजरात में क्या प्रसिद्ध है, पटोला, और राजस्थान में बांधनी। सामान्यतः दोनों में ही प्रतिरोध रंगाई तकनीकों द्वारा दो या अधिक रंजकों से रंगाई की जाती है। पटोला में बुनाई से पूर्व ही सूत को बांधा और तत्पश्चात रंगा जाता है। उसके बाद सुंदर बहुरंगी डिजाइनों का निर्माण करने के लिए उन्हें बुना जाता है। दूसरी ओर बांधनी में असंख्य बिंदु तथा रेखाएं बनाने के लिए बुने हुए कपड़े पर टाई और डाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ गतिविधि है। बाटिक भी प्रतिरोधक रंगाई की एक पद्धति है। यहाँ कपड़े के कुछ निश्चित स्थानों को रंगाई से बचाने के लिए प्रतिरोध पदार्थों के रूप में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो बाटिक में क्या होता है कि कुछ स्थानों पर जहाँ पर रंगाई नहीं करनी है, कुछ डिजाइन ऐसी बना दी, तो रंगाई से बचाने के लिए प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में मोम का प्रयोग किया जाता है। कपड़े के चुनिंदा स्थानों में डिजाइन के आधार पर मधु मोम यानी कि मधुमक्खी का मोम तथा पैराफाइन मोम को ब्रश या ब्लॉक से भरा जाता है। रंगाई के दौरान इन भागों पर रंग नहीं लगता और यह एक डिजाइन का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो देखो, इसमें बता रखा है कि उन स्थानों पर जहाँ पर रंग नहीं चढ़ाना होता है या कोई और रंग वहाँ पर करना होता है, तो वहाँ पर ये जो मधु मोम है या पैराफाइन मोम है उनको उससे भर दिया जाता है। बाद में मोम को निकाल दिया जाता है। अब छपाई या प्रिंटिंग। आइए अब देखें और समझें कि कपड़े की छपाई किस प्रकार की जाती है। दो कपड़े को आमने सामने रखें जिसमें एक कपड़ा लाल रंग का हो और दूसरे कपड़े में लाल रंग का प्रिंट हो। इन दोनों कपड़ों के बीच के अंतर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। हालांकि दोनों ही कपड़े का रंग लाल है, किंतु रंगाई वाला कपड़ा पूरी तरह से लाल है, जबकि प्रिंटिंग वाले कपड़े में केवल कुछ ही स्थानों पर लाल रंग से प्रिंट होता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रंगाई और छपाई में क्या अंतर है। छपाई भी कपड़े की रंगाई की ही एक प्रक्रिया है, किंतु इसमें केवल चुनिंदा स्थानों पर ही रंगाई की जाती है। तो छपाई में क्या होता है कि जो कुछ चुनिंदा स्थान होते हैं वहीं पर वो छपाई या रंगाई की जाती है, ताकि कपड़े पर डिजाइन बनाया जा सके जो कपड़े को सजावटी रूप प्रदान करता है। रंगाई और छपाई में प्रमुख अंतर यह है कि रंगाई तंतु, सूत या कपड़े के स्तर पर की जाती है, जबकि छपाई केवल कपड़े के स्तर पर ही की जाती है। तो जो छपाई है वो सिर्फ कपड़े के स्तर पर ही की जाएगी, जबकि रंगाई जो है वो सूत, तंतु और कपड़े के स्तर तीनों पर की जाती है। इसे चुनिंदा रंगाई भी कहा जाता है। छपाई की प्रसिद्ध पद्धतियाँ या तकनीकें। तो देखो, छपाई की प्रसिद्ध पद्धति और तकनीक क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। पहला है ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और स्टेंसिल प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग तथा बाटिक दो परंपरागत प्रिंटिंग पद्धतियाँ हैं। यहाँ हम प्रिंटिंग की केवल एक ही पद्धति यथा ब्लॉक प्रिंटिंग पर चर्चा करेंगे। तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसी के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, राजस्थान में जयपुर के समीप सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए क्या प्रसिद्ध है, राजस्थान में जो जयपुर जिला है उसमें सांगानेर एक स्थान है, वहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत तादाद में की जाती है। पश्चिमी बंगाल में शांति निकेतन बाटिक के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पश्चिमी बंगाल में शांति निकेतन है वो बाटिक के लिए प्रसिद्ध है। अब है ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या आप कभी डाकघर गए हैं और वहाँ पत्रों और पार्सलों पर मोहर लगाते हुए देखा होगा? तो आपने कभी मोहर लगते हुए देखा होगा। मोहर जब लगती है तो किसी स्याही में डुबो के और फिर उसको मोहर को लगाया जाता है, ठीक है, तो फिर वो मोहर वहाँ पर छप जाती है। तो यही क्या है, यही ब्लॉक प्रिंटिंग है। यानी कि जो मोहरें हैं उसके ऊपर अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाई जाती है और फिर रंग में भर के उसको वहाँ पर कपड़े पर छापा जाता है और वही डिज़ाइन वहाँ पर बन जाती है जो उसकी ब्लॉक में या उस मोहर में छपी हुई होती है। क्या आप कभी डाकघर गए हैं और वहाँ पत्रों और पार्सलों पर मोहर लगते हुए देखा है? मोहर को पहले स्याही पर लगाया जाता है और उसके बाद उसे पत्र या पार्सल पर छापा जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की होती है। यहाँ एक लकड़ी के ब्लॉक जिस पर एक डिज़ाइन खुदा हुआ होता है को पहले गाढ़े रंजक पर दबाया जाता है। गाढ़े रंजक यानी गाढ़ा जो रंग होता है उस पर दबाया जाता है और फिर उसे कपड़े पर छापा जाता है।
यदि आपके पास लकड़ी का ब्लॉक नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए, आप घर में ही प्रिंटिंग करने के लिए ब्लॉक के स्थान पर घर में आसानी से उपलब्ध किसी अन्य वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो ये ब्लॉक बनाए हुए हैं ना, इस तरह से लकड़ी के थप्पे होते हैं जिस पर डिजाइन छपी हुई होती है, और फिर उसको क्या करते हैं, डिजाइन जो रंजक में डबो के उसको छापा जाता है। जो रंजक है बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए। घर में उपलब्ध सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि भिंडी है, आलू या तोरई। तो जो भिंडी है, भिंडी के जब आप काटोगे देखोगे उसमें डिज़ाइन बनी हुई होती है, ठीक है। तो जिस तरह की डिज़ाइन भिंडी में बनी होती है उसको क्या करते हैं, फिर ब्लॉक में डुबो के और रंग में डुबो के फिर उसको छापा जाता है। इसी तरह आलू है, आलू को काटने के बाद अलग अलग उस पर क्या कर सकते हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हो। तोरई है, इन्हें काट ले और ब्लॉक के रूप में इनका प्रयोग करें। यहाँ तक कि प्रिंटिंग के लिए कटोरे, ग्लास, पत्तियों तथा फूलों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये देखो ये कुछ चित्र दे रखे हैं जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बता रखा है। तो गिलास के जरिए, कटोरी के जरिए, है ना, तो इससे भी इनको छापा जा सकता है। अब गतिविधि नंबर 5, तो यहाँ पर ये कुछ गतिविधि दे रखी है जिसको आपको करनी है। अब ये कुछ पहेली दे रखी है, ये सब कुछ हमने लेसन में पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब ये कुछ आपने क्या सीखा, इसको पूरे पाठ को शॉर्ट में बताया गया है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपका पूरे पाठ का एक बार रिवीजन हो जाता है। आपकी सुविधा के लिए पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। टेक्सटाइल परिसज्जा, अर्थ है वस्त्रों के संबंध में इसका महत्व। निम्नलिखित के अनुसार परिसज्जा का वर्गीकरण, जैसे कि आधारभूत कार्य निष्पादन का स्तर, प्राकृतिक या नम तथा शुष्क। आधारभूत परिसज्जा में आएगा मंजाई, विरंजन, मान लगाना, कैलेंडर। विशेष परिसज्जा में आएगा सिकुड़न पूर्व, मर्सरीकरण, पर्चमेटीकरण, वाश एंड वियर, रंगाई और छपाई। तो आपको मर्सरीकरण और पर्चमेटीकरण और सिकुड़न पूर्व इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाश एंड वियर तो वही हो गया जिसको हम है ना बार बार धो के पेज सकते हैं, उस पर कोई ज़्यादा मतलब प्रेस वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कोई वर्दी वगैरह है। रंगाई और छपाई है जिसमें प्राकृतिक तथा कृत्रिम रंजक होते हैं। रंगाई प्रक्रिया की स्तर है, सजावटी रंगाई है, छपाई है, जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं जिसको आप इस वीडियो को में जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें देख के आप कीजिए। अगर अपनी ही जो आपके पास बुक दे रखी है उस बुक से भी आप इसको बार बार इस लेसन को पढ़ें, वीडियो देखें, वीडियो में जो समझ में आ रहा है उसको देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो और आप इसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।